जीबी लेकिन 8 जीबी 12 जितना डालेंगे हो जाएगा। हेलो, आवाज आ रही है? देखो बेटा, पिछले टर्म पे हम लोग पढ़ रहे थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और हम लोग बात कर रहे थे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होती क्या है। तो बेसिकली ओजोन लेयर को बचाने से संबंधित है और साथ ही साथ क्या है, जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं या ओजोन अपक्षय कारक पदार्थ हैं उनका धीरे धीरे उपयोग जो है बंद करने से संबंधित है। ठीक, यहाँ तक देखा था। फिर हमने बात की थी कि ओजोन डिप्लीशन होता क्या है। तो ओजोन लेयर की कंसंट्रेशन जगह जगह पे या ओजोन की कंसंट्रेशन जगह जगह पे कम हो जाना क्या कहलाता है, ओजोन डिप्लीशन। मींस थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर क्या कहलाएगा, ओजोन डिप्लीशन कहलाता है। अच्छा, ओजोन डिप्लीशन करने वाले कारक क्या कहलाएंगे, तो ओजोन अपक्षय कारक कहलाते हैं। ठीक है, ओजोन अपक्षय कारक कहलाते हैं, यानी कि ओडीएस कहलाते हैं, इंग्लिश ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कहलाते हैं। फिर हमने बात की थी कि ओडीएस क्या क्या होते हैं, उसके बारे में देखा था और 5 केमिकल्स के नाम लिखे थे जो कि ओजोन को डिप्लीट करते हैं। उसमें सबसे पहला नाम क्या था, CO2 था। दूसरे नाम पे क्या आएगा, नहीं सॉरी CFC था पहला नाम, CFC पहला नाम था। फिर दूसरा नाम क्या था, HCFC था। फिर CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड था। फिर अगला नाम बताओ, मिथाइल क्लोरोफॉर्म था और HBFC था। ठीक, तो ये सारे कुछ नाम थे जो कि हमने देखे थे ओजोन डिप्लीशन करते हैं। फिर इसके बाद हमने बात की थी कि साथ ही साथ जो ओडीएस है ये क्या है, पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस का भी काम करते हैं। जितने भी हमारे ओडीएस है वो क्या है, पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस भी होते हैं, यानी शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस भी होते हैं। फिर हमने बात की थी कि ग्रीन हाउस गैस क्या होते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस वो होती है बेटा जो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करें और साथ साथ उन्हें उत्सर्जित भी करें, मतलब अवशोषण और उत्सर्जन दोनों करें, क्या कहलाएंगी, ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती है। फिर ग्रीन हाउस गैसेस के कुछ एग्जांपल्स देखे थे हमने, जिसमें से पहला टाइप था हमारा नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब प्रकृति में स्वतः बनने वाली या स्वतः पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसेस। तो उसमें सबसे पहला नाम क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड का नाम था। फिर उसके बाद मीथेन का नाम था। फिर वाटर वेपर्स का नाम था। फिर ओजोन का नाम था और नाइट्रस ऑक्साइड का नाम था। याद रखना बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। फिर हमने देखा था कि जो मानवीय गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैसेस बनती है उनमें क्या क्या था। तो उसमें पहला टाइप था उसमें फ्लोरिनेटेड गैसेस का, यानी F गैसेस जिसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CFC था, HCFC था, HBFC था, PFC था, SF6 था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, ये सारे के सारे मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाली ग्रीन हाउस गैस है। उसका जो अगला टाइप था वो C टाइप हम लोगों ने लिखा था। तो GHG के बारे में पढ़ रहे थे यहाँ पे, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, और इसमें इसका C टाइप हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड लिखते हैं यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके जहाँ से हम लोगों ने लास्ट टाइम छोड़ा था उसके बाद लिखा है। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया पहले नंबर पे। फिर क्या हो गया, ब्लैक कार्बन। फिर आएगा ब्राउन कार्बन। ठीक है, और ये लोग क्या कहलाते हैं, सूट कहलाते हैं, सूट। सूट कहलाता है, ऐसे सूट।
सूट क्या होता है, वो कालिक देखा है ना, वही मैंने बताया था कि घर में जब दिया जलाओ तो दिए की लौ से जो ताका होता है, ताके की सतह काली हो जाती है, वही सूट एक तरीके से कालिक। तो ब्लैक कार्बन या ब्राउन कार्बन ये क्या कहलाते हैं, सूट कहलाते हैं। और ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। ठीक है, फिर इसके बाद अगली कैटेगरी पे कुछ थे, उनका भी नाम लिखो। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 यहाँ आ जाएगा पहला। दूसरा आ जाएगा मिथाइल क्लोरोफॉर्म। और इसमें जो लास्ट है वो है NF3। इसको कहते हैं नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो ये सारे नाम। तो ये सारी की सारी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है बेटा, ये सारी की सारी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको पढ़ते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। हो गया बराबर। लिख लिया बेटा इतना, चलो उसमें लिखो पॉइंट बना के। ओजोन का डिप्लीशन या ओजोन का क्षरण, ओजोन का क्षरण मानवीय गतिविधियों के साथ साथ, ओजोन का क्षरण मानवीय गतिविधियों के साथ साथ कुछ प्राकृतिक कारणों के, कुछ प्राकृतिक कारणों के द्वारा भी होता है। जैसे जैसे ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार, सौर धब्बे यानी सन स्पॉट्स, सन स्पॉट्स, सौर धब्बे या सन स्पॉट्स। तीसरा लिखो स्ट्रेटोस्फेरिक विंड, स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स, मतलब संताप मंडल में जो एक तरीके से गर्म हवा चल रही है ना, उसकी वजह से स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स, स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स। तो ये कुछ नेचुरल कारण भी हैं जिनकी वजह से क्या होता है, ओजोन का डिप्लीशन होता है। ठीक है, नहीं नोट करके लिख लो, एक हेडिंग डालो, GHG पोटेंशियल, GHG पोटेंशियल। देखो बेटा, GHG पोटेंशियल मतलब ऐसी कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस कर रही है मानवीय गैसों में, यानी कि मानव निर्मित गतिविधियों के कारण और प्रकृति के कारण। ठीक है, जैसे प्रकृति के कारण सर्वाधिक जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, वो क्या हो जाएगी, वाटर वेपर हो जाती है।
ठीक है। और मानवीय गतिविधियों प्लस प्राकृतिक गतिविधियों के कारण जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है वो क्या हो जाएगी, SF6 हो जाएगी। ठीक है, तो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल इसका किसका हो जाएगा, SF6 सल्फर हेक्सा हो जाएगा। ठीक है, तो GHG पोटेंशियल तो सर्वाधिक किसका होगा, यहाँ पे सर्वाधिक हो जाएगा SF6 का, और न्यूनतम किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और प्राकृतिक गैसों में सर्वाधिक किसका होगा, तो वाटर वेपर का, वाष्प का, ये भी याद रखना। प्राकृतिक अगर गैसों की बात करें तो GHG पोटेंशियल किसका ज्यादा हो जाएगा, वाटर वेपर का होगा। ठीक, छोटी सी हेडिंग में बना दो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की कुछ विशेषताएं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की कुछ विशेषताएं। देखो बेटा, ये तो सबको पता है कि ये अप्लाई कब गई थी, कब अप्लाई की थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 16 सितंबर 1987 को। ठीक है, और लागू कब हुई, ये प्रभाव में कब आ रही है, 1 जनवरी 1989। तो ये डेट याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट लिख लो बेटा जरा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अब तक कुल 9 संशोधन हुए हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अब तक कुल 9 संशोधन हुए हैं। तो इसका अगला पॉइंट लिखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अधिशासी इकाई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अधिशासी इकाई MOP और ब्रैकेट में मीटिंग ऑफ पार्टीज। प्रोटोकॉल की अधिशासी इकाई एक तरीके से गवर्निंग काउंसिल, एक तरीके से मीटिंग ऑफ पार्टीज MOP है, ब्रैकेट में मीटिंग ऑफ पार्टीज। ठीक है, वियना प्रोटोकॉल के साथ, अगला पॉइंट, वियना प्रोटोकॉल के साथ इस तरीके से वियना, और इंग्लिश में लिखना है तो इसको इस तरीके से लिखो, वियना। वियना प्रोटोकॉल के साथ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। सर्वसम्मति से, अब सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाना मतलब यूनिवर्सल रैटिफिकेशन। सर्वसम्मति से स्वीकार किए जाने को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रैटिफिकेशन। तो वियना प्रोटोकॉल के साथ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, और ये यूनिवर्सल रैटिफिकेशन मतलब सर्वसम्मति से स्वीकार होने वाली, ठीक है, और ये यूनिवर्सल रैटिफिकेशन पाने वाली पहली प्रोटोकॉल्स हैं, और ये यूनिवर्सल रैटिफिकेशन पाने वाली पहली प्रोटोकॉल्स हैं। तो बेटा यूनिवर्सल रैटिफिकेशन का मतलब क्या होगा, सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाना। ठीक है, ठीक है।
अगला पॉइंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 197 देशों द्वारा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 197 देशों द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 197 देशों द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। अगला पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है काफी, भारत द्वारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, भारत द्वारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1992 में स्वीकृति प्रदान की गई। भारत द्वारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1992 में स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट लिखो, किगाली संशोधन, किगाली इस तरीके से, किगाली संशोधन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत, किगाली संशोधन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत होने वाला किगाली संशोधन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत होने वाला 8वां संशोधन था, 8वां संशोधन था जो वर्ष 2016 में, जो वर्ष 2016 में किगाली में संपन्न हुआ। हाँ, किगाली राजधानी है बेटा रवांडा की, ठीक है, रवांडा। दो 2016 में किगाली में संपन्न हुआ, ठीक है। अगला भाई में छोटा सा आईडी डालो, किगाली संशोधन, किगाली संशोधन, और इसकी जो खास बात है उनको पॉइंट बना के नंबर 1 नंबर 2 करके लिखते हैं, किगाली संशोधन, और इसमें पॉइंट बना के लिखते हैं। इस संशोधन के तहत, इस संशोधन के तहत HFC, इस संशोधन के तहत HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC के उत्पादन तथा उपयोग को, उत्पादन तथा उपयोग को वर्ष 2045 तक, उत्पादन तथा उपयोग को वर्ष 2045 तक 80 से 85%, वर्ष 2045 तक 80 से 85% कम करना निर्धारित किया गया, कम करना निर्धारित किया गया। ठीक है बेटा, 2045 तक क्या हो गया, इसको कम करेंगे 80 से 85%। अगला पॉइंट लिखो इसी में, किगाली संशोधन, किगाली संशोधन 2019 से लागू हुआ, किगाली संशोधन 2019 से लागू हुआ। अगला पॉइंट, इसने सदस्य देशों को, इसने सदस्य देशों को 3 वर्गों में विभाजित किया, इसने सदस्य देशों को 3 वर्गों में विभाजित किया।
और भारत इसके तीसरे वर्ग में भारत को इसके तीसरे वर्ग में रखा गया ठीक है। तो ये था बेटा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में जो कि हमने देखा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 9 संशोधन हो रहे हैं, जिसमें से 8वां संशोधन कौन सा है? किगाली अमेंडमेंट, यानी किगाली संशोधन, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। खास बात है इसकी कि HFC का इस्तेमाल करना या इसका मैन्युफैक्चरिंग करना कम किया जाए। कितना कम किया जाए? 80 से 85%। और कब तक? 2045 तक। तो ये इसका लक्ष्य रखा गया है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और भारत इसकी जो कैटेगरी है वो किसमें आ रहा है? तीसरे वर्ग में रखा है, ठीक है। तो ये दो बातें हैं इंपॉर्टेंट। हाँ नहीं, ये एक्चुअली जो किगाली संशोधन हो रहा है ना, इसी संशोधन के तहत जो सदस्य देश हैं उसको 3 वर्गों में बांटा गया और भारत को किसमें रखा गया? तीसरे वर्ग में रख दिया गया। मानक में मत जाओ, जितना लिखा है बस उतना भी देखना, ठीक। मानक है, पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है उसकी, उतना जितना हमारे काम का केवल उतना देखना है। मानक होता है, बिल्कुल मानक होता है, ठीक है। तो मानक पे नहीं जाओ, मानक देखोगे तो कई बातों की रिपोर्ट आती है इनकी, ठीक है। तो वो बहुत जल्दी होता है, इतना ही लिखना है उसको। अगला प्रोटोकॉल है वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन वियना सम्मेलन या वियना अभिसमय या वियना कन्वेंशन, जो भी लिखना है। देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ओजोन डिप्लीशन को कम करने से संबंधित है ही है, साथ में क्या है? वियना कन्वेंशन भी क्या है? ओजोन परत को संरक्षित करने से संबंधित है। तो इसका पहला मकसद क्या है? टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर। उद्देश्य क्या हो जाएगा बेटा इसका? टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर। ठीक है। अगर पूछा जाए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साथ साथ ऐसी कौन सी अभिसमय है या ऐसा कौन सा सम्मेलन है जो कि ओजोन लेयर को बचाने से संबंधित है, तो क्या आएगा? वियना कन्वेंशन, ठीक है। ये लागू कब हुआ? पहले तो बात है अपनाया कब गया, तो एडॉप्टेड इन 1985 और प्रभाव में कब आया है? इफेक्टिव ऑन 1988 दोनों डेट याद रखनी है। अपनाया कब गया? 1985 में, यानी कि सम्मेलन कब हो रही है? 1985 में। और प्रभावी कब हो रही है? 1988 कर रही है, ठीक है। तो ये याद है। वियना बेटा कहाँ है जरा बताओ? वियना किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रेलिया अलग है, दोनों कंट्रीज अलग अलग है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। तो ये लिखो देना इतना, ओजोन को बचाने से संबंधित है ये। और दूसरा अपनाई जा रही है 1985 में, लागू कब हो रही है? 1988 में। तो यहीं पे पहला पॉइंट लिखो जरा, अब यहाँ पे नोट करते हैं, पॉइंट बना के लिखो जरा। यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साथ पहली संधि है, यह प्रोटोकॉल है जो भी है, पहली संधि है जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। वही बात हमने यहाँ पे दोबारा लिखी है, ठीक है। जो हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में लिखी थी वही बात हमने यहाँ लिखी है। यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साथ पहली संधि है जिसे
सर्वसम्मति से स्वीकार किया। ठीक है बेटा, सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाना मतलब यूनिवर्सल रेटिफिकेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, एक चीज जरा इसकी डेट से ये देखिए बताओ कि पहले कौन आया, मॉन्ट्रियल हो रहा है पहले या वियना पहले हो रही है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आई? 1987 में आ रही है, और ये कब आ रही है? 1985। मतलब ये पहले हो रही है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, इसी से अगला पॉइंट लिखो। वियना प्रोटोकॉल को या वियना सम्मेलन को मजबूती प्रदान करने के लिए, वियना सम्मेलन को मजबूती प्रदान करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1987 में अपनाया गया था। वियना प्रोटोकॉल को मजबूती प्रदान करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को वर्ष 1987 में अपनाया गया था, जिसके तहत ओजोन अपक्षय कारक पदार्थों को धीरे धीरे इस्तेमाल किया जाना और इनका उपयोग ओजोन अपक्षय कारक पदार्थों को धीरे धीरे इस्तेमाल किया जाना और इनका उपयोग बंद किया जाना निर्धारित किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। वियना कन्वेंशन की गवर्निंग बॉडी या अधिशासी निकाय, वियना कन्वेंशन की गवर्निंग बॉडी या अधिशासी निकाय COP यानी COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं इसको, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP ब्रैकेट में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, जो कि हर तीसरे वर्ष में होती है, ओजोन रिसर्च मैनेजर, ओजोन रिसर्च मैनेजर मंच को वियना कन्वेंशन के बाद लागू किया गया। ठीक है, तो वियना कन्वेंशन कितना याद रखना है। अच्छा, एक चीज नोट करके मैं लिखूं, भारत द्वारा ओजोन परत को बचाने के संबंध में किए गए कार्य, भारत द्वारा ओजोन परत को बचाने के संबंध में किए गए कार्य। देखो बेटा, तो यहाँ पे दो बातें हैं, 2 पॉइंट में इसको लिखेंगे। पहली बात, भारत स्थापना कर रहा है ओजोन सेल की। भारत किसकी स्थापना कर रहा है? ओजोन सेल की।
ओजोन सेल की स्थापना कर रहे हैं। इसका काम क्या है? ये लागू कराएगा किसको? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। इसका काम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को भारत में लागू कराना। ठीक है, तो ओजोन सेल पहला पॉइंट लिखो इसमें जरा। भारत द्वारा ओजोन सेल का निर्माण किया गया। भारत द्वारा ओजोन सेल का निर्माण किया गया, जिसका कार्य भारत में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू कराना है। जिसका कार्य भारत में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू कराना है। देखो बेटा, इसमें अगला जो भारत द्वारा प्रयास किया गया वो क्या है? एक पदार्थ है हमारा, उसका नाम है CCl4। ठीक है, तो इसे क्या किया भारत ने? इसके इस्तेमाल पर पूर्णतः मतलब जो है कह सकते हैं एक तरीके से पूर्णतः इसका इस्तेमाल बंद कर दिया। तो कंप्लीटली फ्रीज डाउन बाय जनवरी 2010। जनवरी 2010 तक इसके इस्तेमाल को पूर्णतः बंद कर दिया गया भारत में। ठीक है, तो ये प्रयास किया गया, दूसरा प्रयास भारत में। ठीक है बेटा, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि है एक कंपाउंड, ठीक है, ये क्या करता है? ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव करता है, और साथ साथ में क्या है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस भी है हमारा ये। तो इसके इस्तेमाल को भारत ने जनवरी 2000 तक बंद कर दिया, 2010 तक इसका बंद कर दिया। यही लिखा है। कंप्लीटली फ्रीज आउट का मतलब होता है पूरी तरीके से इसका इस्तेमाल बंद किया जाना भारत में जनवरी 2010 तक। तो लिख लो इसी लाइन में। अगली कन्वेंशन का नाम लिखो। अगली कन्वेंशन का नाम है बेसल कन्वेंशन या बासेल कन्वेंशन। बासेल कन्वेंशन। बासेल कन्वेंशन, ठीक है। तो बासेल एक जगह है जो कि कहाँ? स्विट्जरलैंड में, जहाँ ये कन्वेंशन हो रही है, और उसी जगह के नाम पे इसका नाम पड़ रहा है बासेल कन्वेंशन। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, संबंध किससे है इसका? तो जितने भी खतरनाक अपशिष्ट हैं, रासायनिक अपशिष्ट, तो खतरनाक जितने भी हमारे अपशिष्ट हैं उनका सीमा पार आवागमन को कंट्रोल करना। जितने भी खतरनाक अपशिष्ट हैं उनकी सीमा पार आवागमन को बंद करना इसका क्या है? उद्देश्य है। और दूसरा साथ ही साथ क्या है? मानव स्वास्थ्य को सुधारना। ठीक है, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को सुधारना यानी बचाना। किससे बचाना? जो हार्मफुल या हैजार्डस जो केमिकल्स हैं उनके उपयोग से। ठीक है, तो खतरनाक जो अपशिष्ट हैं उनके प्रभाव से मानव के स्वास्थ्य को और साथ साथ पर्यावरण को बचाना इसका उद्देश्य है। ठीक है बेटा, तो इसके बारे में जब दो बातें लिखो। खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार आवाजाही। खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार आवाजाही और उनके निपटान पर नियंत्रण के लिए बासेल कन्वेंशन की पुष्टि 22 मार्च 1989 को 22 मार्च
1989 को, 89 मतलब 1989, 22 मार्च 1989 को स्विट्जरलैंड के बासेल नामक स्थान पर स्विट्जरलैंड के बासेल नामक स्थान पर आयोजित हुई। अगला पॉइंट, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सीमा पार खतरनाक अपशिष्टों के आवागमन को रोकना तथा अधिक औद्योगिक देशों से, यहाँ का मतलब क्या बेटा, विकसित देश, सीधे क्या कह रहे हैं, विकसित देश की बात। तो अधिक औद्योगिक देशों से कम औद्योगिक देशों में ऐसे अपशिष्ट के स्थानांतरण को रोकना है। ठीक है। अगला पॉइंट, बासेल कन्वेंशन 1992 में अस्तित्व में आई। बासेल कन्वेंशन 1992 यानी इफेक्टिव ऑन क्या हो जाएगा बेटा, ये एडॉप्टेड ऑन हो गया, एडॉप्टेड ऑन, और अगला आ जाएगा इफेक्टिव ऑन। तो 1992 में ये प्रभाव में आ गया, 1992 में अस्तित्व में आई। ठीक है। अगला पॉइंट देखो, इसके तहत सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था COP यानी कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसके तहत सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था COP ब्रैकेट में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, जो कि हर 2 साल में संपन्न होती है, ठीक है बेटा। अगला पॉइंट, भारत इस सम्मेलन का सदस्य देश है। हेडिंग डालो वहीं पे छोटी सी, भारत द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन हेतु किए गए उपाय। देखो बेटा, एक एजेंसी है हमारी, एक मिनिस्ट्री है, उसका नाम है MOEFCC। इसका पूरा नाम क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस मंत्रालय का पूरा नाम क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। इसने एक कह सकते हो एक नियम जारी किया, तो उसका नाम हम लोग लिखना है। इसके द्वारा जारी किया गया तो उसका नाम लिखो जरा, हैजार्डस
hazardous and other waste management and transboundary movement रूल। ये कब आया? 2016 में आया, 2016। ठीक है, तो इसको लिखना है जरा, हैजार्डस एंड अदर वेस्ट ब्रैकेट में मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट रूल्स 2016 इसका नाम है। और जारी किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जारी किया गया। और साथ ही साथ इसमें एक सुधार हो रहा है, ये संशोधन हो रहा है। संशोधन कब हो रहा है इसी में बेटा, ये भी याद रखना। संशोधन हो रहा है 2019 में, 2019 में इसमें संशोधन हुआ है। और जो संशोधन हुए हैं उनके नाम लिखते हैं। संशोधन हुआ है और जो संशोधन है उसको पॉइंट में 1 और 2 करके लिखते हैं। इसका MOEFCC का लिख लो, मैं लिख दूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये हमारा मंत्रालय भारत सरकार का, ठीक है, उसका नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। हिंदी में क्या हो जाएगा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसने एक रूल जारी करा है जिसका नाम क्या है? हैजार्डस मतलब खतरनाक, ठीक है, और अन्य अपशिष्ट का मैनेजमेंट और उनका सीमा पार आवाजाही नियम 2016। इसको क्या हो जाएगा? हैजार्डस मतलब खतरनाक और अन्य वेस्ट यानी अदर अपशिष्ट का मैनेजमेंट और उसकी सीमा पार आवाजाही से संबंधित नियम 2016। इस तरीके से चल रहा है। इसमें 2019 में संशोधन हुआ है और जो संशोधन हुआ है उनके नाम क्या क्या, उसमें क्या क्या हुआ जरा ये देखो बेटा। पहला जो इसमें संशोधन हुआ है उसमें क्या है? जो सॉलिड प्लास्टिक यानी ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट है उसका क्या है यहाँ पे निस्तारण किया जा रहा है। नंबरिंग करके लिखो बेटा। ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट, ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध। ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध। अगला पॉइंट, रेशम अपशिष्ट निर्यातकों को छूट प्रदान किया जाए। रेशम अपशिष्ट निर्यातकों को छूट प्रदान किया जाए। ठीक है, तो रेशम अपशिष्ट निर्यातकों को छूट प्रदान किया जाए। तो ये बासल कन्वेंशन के बारे में था। अगला है रॉटरडैम कन्वेंशन। रॉटरडैम कन्वेंशन रॉटरडैम कहाँ है? नीदरलैंड। रॉटरडैम कहाँ है बेटा? नीदरलैंड। ये भी आता। देखो, जो बासल कन्वेंशन है और रॉटरडैम कन्वेंशन, इनमें बहुत माइन्यूट सा अंतर है दोनों में। देखो यहाँ पे 700 है। अगर मैं यहाँ पे बासल कन्वेंशन लिखूं, बासल कन्वेंशन, इसका मकसद क्या है? ये हैजार्डस वेस्ट को, उसके जो ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट है उसको क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है।
तो हैजार्डस वेस्ट से संबंधित है बेटा, ये हैजार्डस वेस्ट, ठीक है, यानी कि खतरनाक अपशिष्ट। अगर इसकी बात करें तो यहां पे थोड़ा सा ही अंतर है, ये किससे संबंधित रहेगी, हैजार्डस केमिकल, तो ये हैजार्डस केमिकल से संबंधित है। यानी कि जो खतरनाक रसायन है उनसे संबंधित है। दोनों में अंतर क्या है, देखो बेटा, ये खतरनाक अपशिष्ट, ठीक है, और ये क्या है, खतरनाक रसायन, दोनों में यही अंतर है। तो नाम थोड़ा याद रखना, यहाँ पे केमिकल है रॉटरडैम कन्वेंशन में, और बासेल में क्या है, खतरनाक अपशिष्ट है। तो ये थोड़ा सा अंतर इसमें माइन्यूट सही है। चलो हम लोग रॉटरडैम कन्वेंशन के बारे में लिखते पहले, इसके बारे में लिखते हैं। रॉटरडैम कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, रॉटरडैम कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर कानूनी रूप से बाध्यकारी एक बहुपक्षीय संधि है, अगला पॉइंट, यह समझौता पर्यावरण से संबंधित एक बहुपक्षीय समझौता है, जिसे 10 सितंबर 1998 को नीदरलैंड के रॉटरडैम में पूर्णाधिकारियों के इस तरीके से पूर्णाधिकारियों के सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था। बेटा ये तो हमने बात करी कि अपनाया, यानी एडॉप्ट कब हो रहा है, तो 1998 में। अब ये लागू कब होगा, ये अपने प्रभाव में कब आएगा, उसकी बात करेंगे। तो अगला पॉइंट लिखो, रॉटरडैम कन्वेंशन 24 फरवरी 2004 को लागू हुआ। रॉटरडैम कन्वेंशन 24 फरवरी 2004 को लागू हुआ। तो ये हो गया बेटा एडॉप्टेड ऑन, और अगला हो जाएगा इफेक्टिव ऑन। 24 फरवरी 2004, ठीक है। तो दोनों डेट निकल के आ गई हमारी। अगला पॉइंट, यह कन्वेंशन
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यह कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों यह कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए यह कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया को लागू करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्वों को तैयार करता है। कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्वों को तैयार करता है। तो कानूनी रूप से बाध्यकारी मतलब लीगली बाइंडिंग। एक टर्म आता है कानूनी रूप से बाध्यकारी, लीगली बाइंडिंग। तो बासेल कन्वेंशन भी क्या है, लीगली बाइंडिंग है, और रॉटरडैम कन्वेंशन क्या है हमारा, ये भी लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, तो लीगली बाइंडिंग दोनों ही है। इसमें नोट करके लिखो, रॉटरडैम कन्वेंशन के तहत निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था रॉटरडैम कन्वेंशन के तहत निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था COP यानी कॉप है। COP है। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट लिखो, भारत इस सम्मेलन का सदस्य है और भारत में इसे 22 अगस्त 2005 में लागू किया गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कितनी डेट इंपॉर्टेंट हो गई, 3। अपनाया कब गया है, 10 सितंबर 1998। प्रभाव में कब आ रहा है, 24 फरवरी 2004, और भारत में प्रभावी कब हो रहा है, अगस्त 2005। ठीक है, तो ये डेट याद रखना, 22 अगस्त 2005 से भारत में प्रभावी हो रहा है। तो साथ साथ इसमें क्या निकल के आ रहा है कि भारत जो है इसका सदस्य देश भी है। ठीक है, अगली हेडिंग का अगला जो हमारा संधि है वो है UNFCCC। इसकी फुल फॉर्म बताओ जरा, फुल फॉर्म बताओ। अरे नहीं कैसे पता, यूनाइटेड नेशन तो सबको पता है, इसके बाद बताओ कब हुई थी ये। पन्ने पलटो जरा, जो बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे थे उसमें लिखा था CBD, अनसेड के बारे में पढ़ा था, अनसेड के बारे में, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। पन्ने पलटो सब फटाफट, डेट देख के बताओ कब हुई थी ये। 1992 में हुई थी, 1992 में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी, रियो कहाँ है, ब्राजील। तो पहली बात तो फुल फॉर्म लिखो इसकी, ये है क्या, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन
ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बेटा इसकी फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन, सॉरी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कहाँ हो रही है? ब्राजील के रियो डे जेनेरियो। कब हो रही है? 1912। ठीक है, मीन्स ब्रैकेट में क्या है? एडॉप्टेड ऑन। एडॉप्टेड ऑन की डेट क्या लिखोगे? ये वाली एडॉप्टेड ऑन 1990। और किसके परिणाम स्वरूप? अनसेट के परिणाम स्वरूप, UNCED के परिणाम स्वरूप। ठीक है, अनसेट के परिणाम स्वरूप ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जो UNFCCC है इसको अपनाया गया 1912। अनसेट की फुल फॉर्म बता जरा क्या होगी? ये इसकी फुल फॉर्म बताओ जरा क्या होगी? UNCED की फुल फॉर्म बताओ। पढ़ा है ना? पढ़ चुके हो? बताओ। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा का सम्मेलन। और इसकी एडॉप्टेड ऑन की डेट आ गई। इफेक्टिव ऑन की डेट जो बेटा कब प्रभावी हुई? इफेक्टिव ऑन 1994 में हुई। 1994 में तारीख वगैरह भी हुई 21 मार्च 1994। इफेक्टिव ऑन क्या होगा बेटा? 21 मार्च यानी 21 मार्च 1994 को ये प्रभावी होगी। और इसकी दोनों ही तारीखें इंपॉर्टेंट है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों तारीखें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनसेट के परिणाम स्वरूप इसका गठन। हमने अनसेट की बात की थी तो उसके तहत जो रिजल्ट आए थे उसके क्या था? एजेंडा 21 था, UNFCCC था, UNCBD था, UNCCD था और फॉरेस्ट प्रिंसिपल थे। तो ये उसके परिणाम, जो अनसेट 1992 जो कि रियो में हो रही थी ना, उसके परिणाम क्या क्या थे? एक तो एजेंडा 21 देखा था, उसके बाद UNFCCC लिखा था हमने, फिर UNCBD लिखा था और UNCCD लिखा था। तो UNCBD और CCD हम लोगों ने वहीं पढ़ लिए थे उसी समय। छूट रहा था हमारा UNFCCC छूट रहा था। एजेंडा 21 भी हमने वहीं देखा था शॉर्ट में क्या होता है। ठीक है, एजेंडा 21 क्या था? लीगली बाइंडिंग एक जो है समझौता है, ठीक है, जो कि 21st सेंचुरी में अपनाया गया, 21st सेंचुरी में अपनाया जाने वाला एक एजेंडा है और किससे संबंधित है? सतत विकास से संबंधित है। तो एजेंडा 21 के बारे में इतना हम लोगों ने देखा था। फिर फॉरेस्ट प्रिंसिपल भी वहीं पे देखे थे थोड़े से, ये छूटा था तो इसको अब यहाँ करना है। ठीक है, इसकी डेट याद रखना है। 1992 में ये अडॉप्ट हो रहा है। इफेक्ट कब हो रहा है? ये इफेक्टिव कब हो रहा है? 21 मार्च 1994 को ये प्रभावी हो रहा है। कहाँ हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 को हुआ था। किसके परिणाम स्वरूप हो रहा है? तो अनसेट के परिणाम स्वरूप इसको अपनाया गया पहली बार। इतनी बात लिखो पहले, हो गया क्या? अगला पॉइंट को, यह सदस्य देशों पर कानूनी रूप से अबाध्यकर है। यह सदस्य देशों पर कानूनी रूप से अबाध्यकर। ये पहली संधि निकल के आ गई जो कि क्या है? नॉन लीगली बाइंडिंग।
इंपॉर्टेंट है, डाल देना, पूछा जाता है। यह सदस्य देशों पर कानूनी रूप से अबाध्यता यानी नॉन लीगली बाइंडिंग ऑन पार्टीज, यह सदस्य देशों पर अबाध्यकर है। ठीक है बेटा, इतनी बात हो गई। और इसको मैं एस्टेरिक मार्क बना दूंगी इसके ऊपर। इसका उद्देश्य क्या है, जरा उद्देश्य लिखो। व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तिगत देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। ठीक है, अब यहां नोट करके लिखो जरा। जो GHG जितने भी हैं हमारे ग्रीन हाउस गैसेस, उनकी लिस्ट बनाओगे यहाँ भी, ठीक है। जो ग्रीन हाउस गैसेस हमारे हैं उनकी लिस्ट बनाओगे यहाँ, तो उसके लिए जगह छोड़ना है। जो ग्रीन हाउस गैसेस हमने पढ़ी हैं पिछले लेक्चर में और आज, उनकी लिस्ट यहाँ पे बनाओ। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से, ठीक है, उनकी लिस्ट बनानी है, क्लियर, इसी के लिए जगह छोड़ो। इसका सचिवालय कहाँ है? इसका सचिवालय पूर्व में जेनेवा में स्थापित किया गया था। जो कि वर्तमान में बॉन में स्थानांतरित किया जा चुका है। अगला पॉइंट, इसके तहत सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था COP, इसके तहत सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था COP है, जो कि वार्षिक तौर पर यानी प्रतिवर्ष जलवायु परिवर्तन का आकलन करते हैं। इसके तहत क्योटो प्रोटोकॉल को, क्योटो जापान का एक शहर है। क्योटो प्रोटोकॉल को COP3 सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। जो कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। जो कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। अगला पॉइंट, UNFCCC के तहत
UNFCCC के तहत COP21 UNFCCC के तहत COP21 पेरिस में हुआ। पेरिस में हुआ बेटा, इसकी डेट भी होगा ना 2015 में हुआ। COP21 ब्रैकेट में लिखो यहाँ पे 2015। क्या लिखा था पढ़ के बताओ। हाँ पेरिस में, जिसे पेरिस समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जिसे पेरिस समझौता के नाम से भी जाना जाता है। जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों के शमन, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों के शमन से है। शमन करना है, ऐसा शमन, ये मतलब शमन है, शेर वाला सा बनेगा, शमन करना है। धीरे धीरे खत्म करना, शमन करना। अगला UNFCCC और भारत, UNFCCC और भारत, UNFCCC और भारत। इसमें पहला पॉइंट है बेटा, भारत द्वारा UNFCCC को 1993 में स्वीकृति प्रदान की गई। 1993 में स्वीकृति प्रदान की गई। इसका मतलब क्या निकल गया बेटा, भारत UNFCCC का क्या है, एक सदस्य देश है। इसका मतलब क्या हो रहा है, भारत UNFCCC का एक सदस्य देश है। ठीक है, जो सदस्य है वही स्वीकृति प्रदान करेगा। ठीक है, तो हमने लिखा भारत द्वारा UNFCCC को 1993 में स्वीकृति प्रदान की गई। अगला पॉइंट, भारत में UNFCCC की नोडल एजेंसी, भारत में UNFCCC की नोडल एजेंसी, नोडल जैसे बोलते हैं ना, नोडल कार्यालय या नोडल, इस तरीके से कहते हैं ना, नोडल अधिकारी, यहाँ सही कह रहे हैं, तो मतलब एक तरीके से क्षेत्रीय है। ठीक है, क्या लिखा है, भारत में UNFCCC की नोडल एजेंसी MOEFCC है। ये MOEFCC है। मतलब एक तरीके से इसका ये है कि UNFCCC के तहत जितने भी प्रावधान होंगे उनको लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अगला देखो, चूंकि भारत एक विकासशील देश है, चूंकि भारत एक विकासशील देश है, चूंकि भारत एक विकासशील देश है, इसके लिए GHG शमन प्रतिबद्धता, GHG शमन प्रतिबद्धता के मुताबिक चलना, GHG शमन प्रतिबद्धता के मुताबिक चलना आवश्यक नहीं है या जरूरी नहीं है। ठीक है, GHG शमन प्रतिबद्धता के मुताबिक चलना जरूरी नहीं है या आवश्यक नहीं है। बस कितना हो गया, चलो एक पॉइंट और लिखते हैं।
भारत द्वारा 30 जून 2008 में भारत द्वारा 30 जून 2008 में NAPCC को लागू किया गया। भारत द्वारा 2008 में NAPCC को लागू किया गया। देखो जैसे ही एक वैश्विक स्तर पर UNFCCC है ना जो कि काम कर रही है GHG इमिशन को कम करने के लिए, वैसे ही भारत में क्या है NAPCC है, ठीक है। तो वैसे ही भारत में क्या है NAPCC है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी फुल फॉर्म लिख लो बेटा। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके तहत 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए। एक तरीके से 8 कार्य योजना को निर्धारित किया गया। तो इसके तहत 8 कार्य योजना को निर्धारित किया। डैश करके नंबर 1 से लेके 8 तक लिखते जाना है, ठीक है। चलो बोलता हूँ। इसमें पहला लिखो, इसके तहत 8 कार्य योजना को लागू किया गया, अपनाया गया या निर्धारित किया गया। डेट बदल गई, कब से लागू हुआ ये? 30 जून 2008 को अपनाया गया था। NAPCC कब अपनाया गया है? 30 जून 2008, जो कि इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है NAP की। इसमें पहला इसका जो कार्य योजना लक्ष्य है उसको लिखो जरा। राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन। दूसरा लिखो सौर मिशन, सोलर मिशन, नेशनल सोलर मिशन। ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने से संबंधित, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने से संबंधित राष्ट्रीय मिशन। ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने से संबंधित राष्ट्रीय मिशन। अगला सतत पर्यावास के लिए, सतत पर्यावास के लिए राष्ट्रीय मिशन। सतत पर्यावास के लिए राष्ट्रीय मिशन। सतत पर्यावास के लिए राष्ट्रीय मिशन। अगला लिखो राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन। राष्ट्रीय जल मिशन। अगला लिखो सतत कृषि के लिए, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। हरित भारत निर्माण के लिए, हरित भारत ग्रीन इंडिया, हरित भारत निर्माण के लिए राष्ट्रीय मिशन। हरित भारत निर्माण के लिए राष्ट्रीय मिशन। अगला लिखो सतत हिमालयी, सतत हिमालयी पारितंत्र, सतत हिमालयी पारितंत्र के लिए राष्ट्रीय मिशन। सतत हिमालयी पारितंत्र के लिए
राष्ट्रीय मिशन। अगला लिखो। जलवायु परिवर्तन पर सामरिक ज्ञान के लिए सामरिक स्ट्रेटजी ये इस तरीके से सामरिक को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटजी। जलवायु परिवर्तन पर सामरिक ज्ञान के लिए राष्ट्रीय मिशन। फिर से, जलवायु परिवर्तन पर सामरिक ज्ञान के लिए राष्ट्रीय मिशन। ठीक है, अगला लिखो। हो गया आपको? हो गया? हाँ, नोट करके वहीं लिखो। नेशनल बायो एनर्जी मिशन को 2017 में नेशनल बायो एनर्जी मिशन को 2017 में स्वीकृति प्रदान की गई। नेशनल बायो एनर्जी मिशन को 2017 में स्वीकृति प्रदान की गई। अगला पॉइंट लिखो, इसी में NAPCC के तहत लिखा जाएगा। NAPCC का क्रियान्वयन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है। NAPCC का क्रियान्वयन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है। इसका मतलब क्या हुआ? सरकार और जो निजी संस्था है दोनों के मिले जुले प्रयास से NAPCC को लागू कराना। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? पब्लिक मतलब सरकार, प्राइवेट मतलब निजी सहभागिता। तो साथ साथ सरकार और निजी लोगों की सहभागिता से NAPCC को लागू कराना, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो NAPCC के तहत जितने भी मिशन है यहाँ पे क्रम से याद रखना है। ठीक है, इनका भी क्रम जरूरी होता है। NAPCC के तहत जितने भी हैं ये याद रखना। देखो अगला हेडिंग करो, UNFCCC की कमियां। UNFCCC की कमियां। UNFCCC की कमियां। इससे पहला एक स्थिर परिशिष्ट तंत्र, एक स्थिर परिशिष्ट तंत्र, एक स्थिर परिशिष्ट तंत्र। नंबर 2, इंटरलिंक्ड निर्णय लेना, इंटरलिंक्ड निर्णय लेना मतलब आपस में निर्णय लेना, इंटरलिंक्ड निर्णय लेना। नंबर 3, इसके तहत किसी भी औपचारिक प्रक्रिया नियम का बनाया जाना। नंबर 4,
क्योटो प्रोटोकॉल को छोड़कर क्योटो प्रोटोकॉल को छोड़कर क्योटो प्रोटोकॉल को छोड़कर यह सदस्य देशों पर क्योटो प्रोटोकॉल को छोड़कर यह सदस्य देशों पर अबाध्यकर है। क्योटो प्रोटोकॉल को छोड़कर यह सदस्य देशों पर अबाध्यकर है। अगला इसके द्वारा निर्धारित किए गए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लक्ष्य को इसके द्वारा निर्धारित किए गए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लक्ष्य को कम किया जाना इसके द्वारा निर्धारित किए गए ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम किया जाना अब तक प्राप्त नहीं किया गया। अब तक प्राप्त नहीं किया गया। अब तक प्राप्त नहीं किया गया। अगर विकसित देशों के लिए इस संधि से विकसित देशों के लिए इस संधि से बचकर निकलना और अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाना आसान है। और अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाना आसान है। जैसे अमेरिका द्वारा इस संधि को कभी भी स्वीकृति प्रदान ना किया जाना। जैसे अमेरिका द्वारा इस संधि को कभी भी स्वीकृति प्रदान ना किया जाना। नंबर 2, पहला क्या हो गया? अमेरिका द्वारा इस संधि को कभी भी स्वीकृति ना प्रदान किया जाना। नंबर 2, कनाडा द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल से पुनः दूर होना। कनाडा द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल से पुनः दूर होना। इसको पॉज करो।